हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया पेपर नए एनर्जी के साथ नए सुबह में। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ इसमें कि चारों ओर अंधेरा है। ठीक है, चारों ओर अंधेरा है, आपके आसपास में नहीं, क्वेश्चन में देखिए चारों ओर अंधेरा है। आपके पास 10 सिलेटी, और सिलेटी मतलब किस टाइप का दिया हुआ, ग्रे कलर। ठीक है, ग्रे, यहाँ देखो ये इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ। तो बोला जा रहा है कि 10 सिलेटी और 10 नीले मोजे हैं जिन्हें आप जोड़े में पहनना चाहेंगे। भाई सीधी सी बात है, कोई भी जोड़े में ही पहनेगा, एक सिलेटी और एक नीला थोड़ी पहनेगा। तो बोला जा रहा है कि सभी मोजे रंग के अतिरिक्त एक समान है, यानी सब एक टाइप के हैं, बस कलर चेंज है। आप अपने साथ कम से कम कितने मोजे ले जाना चाहेंगे कि कम से कम आपके पास एक रंग के एक जोड़ी मोजे अवश्य हों। देखो तो क्या करोगे, यहाँ देखो ये 10 मोजे हैं। कौन से कलर के? स्लेटी कलर के, यानी हमने ग्रे लिख दिया। ठीक है, और 10 मोजे हैं ब्लू कलर के। ठीक, अगर मान लिया ये पूरा अंधेरा, यहाँ ये पूरा अंधेरा है, यहाँ पे एक कमरे में है, एक बॉक्स में रखा हुआ है, तो मान लिया हमने निकाल लिया इसमें से। तो 2 मोजे मान लो हमने निकाले। कितने निकाले? 2 मोजे। अब 2 मोजे निकाले हमने सॉक्स। ठीक है, तो क्या होगा, या तो इसमें से दोनों निकलेगा, या तो इसमें से दोनों निकलेगा, और या तो इसमें से एक या इसमें से एक निकलेगा। और हमको चाहिए क्या? हम चाहते हैं कि इसमें से एक निकले, इसमें से एक निकले। लेकिन हम वो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि अगर मान लो हम निकाल रहे हैं और नहीं निकला, तो और कितने मोजे दोबारा हमको इस कमरे में वापस ना आना पड़े। तो मान लिया हमने पहले 2 निकाल लिया था और निकाला, तो उसके बाद मान लेते हैं इसी में से 2 निकलेगा। तो और कितने निकालें जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि बाकी मोजे भी इसी में से, माने इसमें से अलग अलग कलर के, मतलब एक डिफरेंट कलर के हो सकता है कि पहला भी ग्रे कलर का ही हो, दूसरा भी हो, तीसरा भी हो, चौथा भी हो, पांचवा भी हो, छठा भी हो, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, सभी मोजे मतलब आप निकाल रहे हो। तो ये पूछा जा रहा है कि कम से कम कितने आप निकालोगे जिससे कि आपको दोबारा इस कमरे में वापस ना आना पड़े और एक जोड़ी आपका मोजा बन जाए। तो जब आप 2 निकालोगे यहाँ से, मान लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। अब 8 बच जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप इसमें से देख लो, बाकी बचे हुए में से, मतलब पूरा आप उठा लोगे 2 यहाँ से, तो अब अगला वाला तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपने इसमें से 2 निकाले तो बचेगा कितना? 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कितना और कम से कम ले जाना चाहिए, जिससे कम से कम की बात किया जा रहा है, यानी 8वें के बाद आपका दूसरे कलर का मोजा मिलना चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप 2 निकाल चुके हो पहले ही, उसके बाद आपको और कम से कम कितना मोजा आपको निकालना पड़ेगा? 8 मोजे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, जिससे कि आप दूसरे कलर का भी मोजा आप 8वें के बाद, अगला जो कम से कम की बात किया जाए तो 8वें के बाद एक और जब उठाओगे तो इसमें से निकल के आएगा। तो वो मान लो इसमें से आपने एक निकाल लिया और इसमें से एक निकाल लिया, तो वो एक जोड़ी मोजा आपका बन जाएगा। और कम से कम कितना होना चाहिए? 8 मोजा। तो बस ये सिंपल इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपने बना लिया। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या को 121 से विभाजित करने पर शेषफल 37 प्राप्त हो रहा है। क्या बात है। तो मान लिया हमने एक संख्या px है जिसको विभाजित करें किससे? 121 से, तो शेषफल कितना आ रहा है भाई साहब? 37 आ रहा है, 37। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि यदि इसी संख्या को 11 से भाग दे दें, तो 11 से भाग देंगे तो देखो, अगर मान लिया हमने इस संख्या को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया, हमने क्या किया, px को किससे भाग दे रहे हैं? 121 से, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? 37। मान लो हमारा भागफल rx या qx आ रहा होगा, तो इसको हम लोग लिखने का तरीका, शेषफल प्रमेय जिसको हम लोग बोलते हैं, कैसे लिखते हैं? 121 गुणे ये वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे qx और प्लस rx, कितना? 37। तो इससे इसी संख्या को अब किससे दोबारा डिवाइड किया जा रहा है? 11 से।
11 से डिवाइड करोगे तो अब शेषफल कितना आएगा, ये देखो ये तो पूरा भाग चला जाएगा, 121 बचेगा ये। तो इसको जब डिवाइड करोगे भाग दोगे तो कितना बचेगा, 11 तिया 33, 33 आएगा, 4 बच जाएगा। तो यही हमारा 4 शेषफल बच जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। परिमेय संख्या इंग्लिश में पढ़ो, देखो हो सकता है आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। तो रेशनल नंबर को हम लोग ये अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो हमने क्या किया, पहले इतने को सॉल्व किया, ये वाले को, ठीक। तो मैंने क्या किया, 2 - 1 / 2 - x सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 - 2x - 1 / 2 - x, ठीक। अब देखो, अब फिर मैं ये जो पूरी वैल्यू है ये येलो कलर में, इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या है, 3 - 2x / 2 - x आ जाएगा। अब इसको मैं ये वाले टर्म्स को ले लेता हूँ, तो ये क्या लिखूंगा, 2 - 1 / 3 - 2x / 2 - x। इसको सॉल्व करोगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 2 - 2 - x / 3 - 2x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 - 4x -2 और प्लस हो जाएगा, ये सामने माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 - 2x। तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 6 - 2 हो जाएगा 4 और -x और +x कितना हो जाएगा, -4x + x -3x हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 - 2x, ठीक। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, 2 - 2/x। अब ये क्या है, रेसिप्रोकल में दिया हुआ, यानी x = 1 / 4 - 3x / 3 - 2x। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 - 2x, 3 - 2x / 4 - 3x, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 4x, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x - 3x² = 3 - 2x। x वाले टर्म्स को एक साइड में ला लेते हैं, तो -3x² + 2x और इधर +4x और -3 = 0। तो ये 3x और 2x मिलके कितना बन जाएगा, 6x। तो -3x² + 6x - 3 = 0। अब क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, किससे, -3 से डिवाइड कर देते हैं। तो -3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x² - 2x और +1 = 0। तो ये क्या बन जा रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ = 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू 1 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा। आप एक चीज़ और कर सकते हो, ये सॉल्व नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हो। यहीं पे आप x का वैल्यू रख के ऑप्शन 1 2 3 रख के चेक करोगे तो आपका वैल्यू भी वैसे भी निकल के आ जाएगा, अगर कैलकुलेट करना नहीं चाहते हो तो। बाकी हमने आपको कैलकुलेट करना बता दिया। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लिखा हुआ है a⁴x = b⁴y c⁴z। तो आपको बताना है कि एंड a² = bc दिया हुआ है, देन z का वैल्यू क्या होगा। तो हमने क्या कर लिया, मान लो ax b⁴y और c⁴z को मान लिया कांस्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, k⁴1/x, b का वैल्यू निकालोगे तो k⁴1/y और c का वैल्यू निकालोगे तो k⁴1/z आता है, ठीक। अब इसमें रख दो, अभी ये आपका क्या दिया हुआ, a² = bc। तो a² = bc यानी k⁴1/x का होल स्क्वायर बराबर bc, यानी k⁴1/y और k⁴1/z। तो ये हो जाएगा k⁴1/y + 1/z। और यहाँ कितना आ जाएगा, 2/x। तो 2/x = डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इधर भी k है और इधर भी k है। तो 2/x = 1/y + 1/z।
हमको क्या निकालना है, हमको z का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, y को इधर ला लेता हूँ। तो y को इधर लाऊंगा तो 2/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/z। इसी को सॉल्व कर लें, तो बस सॉल्व कर लेंगे तो 2y माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/z। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई डिवाइड बाई 2y माइनस एक्स। तो एक्स वाई डिवाइड बाई 2y माइनस एक्स कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर ए। बस हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वहीदा की पोती की आयु लगभग उतने दिन है जितने सप्ताह उसके पुत्र की आयु है, तथा उसकी पोती उतने ही मास आयु की है जितनी वहीदा की आयु वर्षों में है। ठीक, तो वहीदा, उसके पुत्र एवं पोती की आयु का योग 120 वर्ष है। वहीदा की आयु कितने वर्ष है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और अगर इस मेथड से करोगे तो जल्दी आपका बन जाएगा, नहीं तो आप इसी में कंफ्यूज होते रहोगे कि वहीदा पोती और उसका बेटे के चक्कर में पड़े रहोगे और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मान लेते हैं x जो है वहीदा का एज है, y जो है मान लो पोती का है, और z जो है ग्रैंड डॉटर पुत्र का है। तो तीनों का एज मिला करके कितना होना चाहिए, 120 साल होना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया वहीदा, ठीक, यहाँ लिख लिया पोती, और यहाँ लिख लिया हमने क्या चीज़, पुत्र, जो भी इनके पुत्र का एज है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करने जा रहा हूँ। बस हमको ये पता होना चाहिए कि तीनों का जो एज का सम होगा वो 120 होना चाहिए। तो अगर मान लिया हमने, जस्ट सपोज अगर मान लो 60 लिया, वहीदा का एज 60 लिया, तो पोती का एज कितना हो जाएगा, कितना दिया जा रहा है, तो पोती उतने ही मास की है। उतने ही मास का मतलब ये हो कि 60 साल है तो 60 महीना हो जाएगा पोती का एज, तो वर्ष में कितना हो जाएगा, 60/12 यानी आपका हो जाएगा 5 साल। ठीक, ये 5 साल हो गया, ये सब वर्ष में लिख रहा हूँ मैं। तो 60 और 5 65 हो गया। अब पुत्र की एज की बात किया जाएगा तो ये मान लेते हैं कितने दिन, पोती का जो एज है वो अगर मान लेते हैं आप इसको वर्ष में निकालोगे तो 365 गुणे 5 करोगे, तो सॉरी दिन में अगर निकालते हो तो फिर पुत्र का एज कितना करना पड़ेगा हमको, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आयु लगभग उतने दिन है जितने सप्ताह उसके पुत्र की आयु है। तो मैंने क्या किया कि इसको निकालने के लिए इसमें मैं 365 से 5 गुणे 365 दिन में निकाल लिया, तो ये इतने दिन आ जाएगा। अब ये सप्ताह में दिया हुआ है तो डिवाइड करूँगा, मतलब 5 गुणे 365 और गुणे 7, ये हमारा दिन में आ गया। हमको किस में चाहिए, वर्ष में। तो मैं फिर से 365 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 365 कैंसिल, ये आ गया 35। ये ऊपर में आपका दिन में आया है, हमको डिवाइड करना पड़ेगा 365 से, क्यों, क्योंकि वर्ष में चाहिए। सारी चीज़ें हमने वर्ष में लिख रहा हूँ, यहाँ वर्ष, यहाँ वर्ष और यहाँ वर्ष, तो ये 35 हो गया। अब आप ऐड करोगे तो ये तो आपका आंसर गलत हो गया, नहीं आ रहा है, 120 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। दूसरे की बात करते हैं 66। तो 66 देखो, अगर डिवाइड करोगे यहाँ पे एज 12 से डिवाइड करोगे तो परफेक्ट डिविजिबल नहीं आ रहा। तो पहले तो मैं उन नंबर्स को ले रहा हूँ जो परफेक्ट डिविजिबल है। तो चलो पहले हमने इसको ले लिया, 72 को ले लेता हूँ। 72 को 12 से डिवाइड करोगे तो पोती का एज 6 साल हो गया। और फिर वही काम यहाँ पे हमको 7 से डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 365 से मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 से मैं इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लूँगा। ऐसी मेथड से निकालना है। मान लो ये 42 हो गया, टाइम कम बचाने के लिए। तो ये 42 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 72 हो गया। इनको ऐड करने से तो हमारा आंसर 120 आ जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। हो गया बस, दिस इज द आंसर। तो यानी वहीदा का जो एज होगा वो 72 होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या पूछा जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि यदि 2x + y इज लेस देन 6 एंड x इज लेस देन 0, तो इसमें से कौन सा सही है।
तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि आप पूरे इक्वेशन में 6 को डिवाइड कर दो, तो ये 6/6 हो गया। ये कितना हो जाएगा? x/3 प्लस y/6 इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो हमारा जो इक्वेशन आएगा, क्योंकि x लेस, ये x पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा 0,6। ठीक। अब लेस देन की बात किया जा रहा है, तो लेस देन वाला रीजन तो हमारा कौन सा होगा? इधर वाला होगा। और x लेस देन 0 का मतलब ये पूरा रीजन आएगा, तो मतलब क्या हुआ? y ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। 6 y का वैल्यू जो आएगा वो 6 से बड़ा होगा। तो अगर जैसे मान लिया हमने बोला कि अगर ये लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, तो ये लाइन भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर ये लाइन भी इंक्लूडेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए ऑप्शन ना होकर के बी ऑप्शन होगा, क्योंकि वो सारे वाई के रीजन आ जाएंगे जो 6 या 6 से ग्रेटर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो एक टैक्सी चालक 20 रुपये अतिरिक्त के साथ 10.5 रुपये प्रति किलोमीटर किराया वसूलता है। यानी क्या किया टैक्सी चालक, पहले उसका 20 रुपये किराया था और पर किलोमीटर अगर मान लो आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हो तो 10.5 आएगा, 2 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो 2 इंटू 10.5 आएगा, ठीक है, 3 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो 3 इंटू 10.5 आएगा। तो ये पूछा जा रहा है, ऐसे वसूल रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि अजय के पास किराया देने हेतु अधिकतम राशि उसके जेब में मानो मैक्सिमम राशि 220 रुपये है। इसी धन राशि में अजय यात्रा कितना कर सकता है? तो पहले तो ये 20 हटा दिया तो कितना बच जाएगा? 200 बच जाएगा। तो 200 बच जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू, यहाँ क्योंकि ऑप्शन की तरफ आप ध्यान दो, तो 20 इंटू अगर आप 10 करते हो तो कितना जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी अगर 20 किलोमीटर जाते हो तो 10.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 200 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो कि हमारा आंसर क्या आएगा? फिर 20 से कम ही आएगा, क्योंकि वो 200 से ज़्यादा हो जाएगा। 10.5 को अगर आप 20 किलोमीटर तक ट्रेवल करोगे तो ये कितना हो जा रहा है? ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। कितना ये 0 हो जाएगा और ये 210, यानी आपका लगभग 210 रुपये हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 220 किलोमीटर से कम ही आप यात्रा कर पाएगा अजय। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि बहुपद f(x) बराबर x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r के गुणांक किस अवस्था को संतुष्ट करें कि बहुपद के दो शून्यकों का योग शून्य हो जाए। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि इनके बहुपदों का, बहुपद के शून्यकों का योग निकाल लेता हूँ। यानी मान लो 3 आप इसके शून्यक हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा इक्वेशन आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और वो कितना हो जाएगा? q। और तीनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा और गामा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ जाएगा? r आ जाएगा। तो r को मैं थोड़ा सा इस तरीके का बनाता हूँ। ये चलो मान लो ये r हो गया, ये r को कैपिटल R बना लेता हूँ तो कि गामा और r में कन्फ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप इस तरीके से इसको बनाइए, किस अवस्था को संतुष्ट करें, इसमें से कौन सा बनाएं जिससे कि किसी दो शून्यकों का योग शून्य। चलो मान लिया हमने अल्फा और बीटा का सम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? p माइनस गामा आएगा। तो p माइनस गामा हमको क्या बोल रहा है कि p माइनस गामा होना चाहिए 0, तो p बराबर गामा हो जाएगा पहला चीज़। तो ये चलो पहला इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया। दूसरा चीज़, अच्छा ये 0 कर रहे हैं तो ये पूरा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को उठाते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू क्या है? q है। मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, और यहाँ गामा कॉमन लोगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा मिल जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा? q के। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपने क्या माना? यहाँ पे 0 माना है, क्योंकि दो शून्य का सम क्या बोला जा रहा है? 0 होना चाहिए। तो ये 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा और 0 इंटू गामा 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? q आ गया। अब आप इसका यूज़ करो।
अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह आपने लिख दिया क्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्यू, बचा क्या, गामा इज इक्वल टू आर। तो अब ये गामा का वैल्यू क्या है, पी है, तो यहाँ रख दिया, तो पी इंटू क्यू बराबर क्या आना चाहिए, आर। तो यही हमारा ऑप्शन पी इंटू क्यू बराबर आर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट समीकरण में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला जा रहा है कि यदि बहुपद का एक शून्य दूसरे का रेसिप्रोकल अन्योन्य हो तो ए का मान बताइए। तो देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 9 दिया हुआ है समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a है का एक शून्य दूसरे का अन्योन्य है, मतलब अल्फ़ा बराबर 1/बीटा है। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी दो प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, c बाई ए होता है, तो c बाई ए यानी 6a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 9, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, 1 बाई बीटा इंटू बीटा 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 6a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर -3a प्लस 9 इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लिया, a -3 कॉमन लगे, a -3 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, a -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, जी सर, यस सर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक समांतर श्रेणी का पीवां पद TP बराबर क्या दिया हुआ है, पीवां पद Q और क्यूवां पद TQ बराबर P दिया हुआ। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, nवां पद बताइए। तो चलो भैया nवें पद को देख लेते हैं क्या आएगा। मान लेते हैं प्रथम पद A होगा उसी समांतर श्रेणी का और उसका सार्वंतर D होगा, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर Q, मान लो समीकरण 1। और इसको मान लिया A प्लस Q माइनस TQ पद पूछा जा रहा था, Q माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण 2। मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों समीकरणों को आपस में माइनस कर देता हूँ। माइनस करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, Q माइनस P बचेगा। इसको D कॉमन लेकर के P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1 करोगे तो यहाँ मिल जाएगा P माइनस Q इंटू डी बचेगा। तो D को डिवाइड करोगे तो यहाँ Q माइनस P और यहाँ P माइनस Q है, माइनस कॉमन ले लो तो ऊपर भी P माइनस Q हो जाएगा और नीचे भी P माइनस Q। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, D का वैल्यू -1 आ गया, वाह भाई वाह। तो D इज़ -1। अब जब D -1 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में रख दो और A का वैल्यू भी निकाल लो। तो लो भैया निकाल दिया, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू -1, तो Q बराबर A माइनस P प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, A का वैल्यू निकालना है हमको, तो ये इधर आ जाएगा, तो Q प्लस P माइनस 1 आ। अब सवाल ये उठता है कि हमको करना क्या है, हमको ये करना है। तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A आ जाएगा आपका क्या, Q प्लस P माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -1। सोच रहे हैं सर नए नए आवाज़ से पढ़ा रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। जब क्वेश्चन बनता है तो आवाज़ें ऐसी चेंज हो जाती हैं, नहीं बनता है तो फिर नींद आने लगती है। मैथ की यही तो खास बात होती है। ठीक, तो ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, P प्लस Q माइनस n, nth पद, तो P प्लस Q माइनस n कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं। बोलेगा कि यदि दो बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः है 3 और 4 हैं, ये A है और ये B है, 3 4 और क्या है 5 और -2 है, और तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से दिया हुआ कि PAB, चलो मान लो ये P है, तो PAB का क्षेत्रफल, और P और PB बराबर भी है भाई, और PAB का क्षेत्रफल 10 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, P का निर्देशांक XY मान लिया हमने ऐसे,
अब मान लिया तो पी और पी बी को बराबर करते हैं, तो पी ए का मानो वैल्यू निकालोगे, पी ए का ये है पी ए और बराबर पी बी। तो पी ए निकालोगे तो √(x-3) का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा √(x-5) का होल स्क्वायर और y+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड में होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, और इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 - 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 - 10x। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो एक इक्वेशन आपका आएगा कितना, 16 और 9 25, यानी 25 - 6x - 8y बराबर, इधर भी 25 है पहले से ही, और 25 और 4 29, तो 29 लिख लिया, -10x प्लस 4y। तो क्या आ जाएगा भाई, इसको इधर ला लेते हैं और सबको एक ही साइड में ला लेते हैं। तो 10 वाले को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, 10 - x 6x 4x हो जाएगा, और -8y और -4y कितना हो जाएगा, -12y, और 29 को इधर लाओगे तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या कर लें, 4 से डिवाइड कर लें, तो x - 3y -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक। अच्छा, अगर मान लो एक और इंफॉर्मेशन का यूज़ करना चाहोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल माने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके 0 कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप यहीं से आंसर निकाल सकते हो। कैसे, हिट एंड ट्रायल यूज़ कर लो, इसमें x और y का वैल्यू रख दो, हमको क्या निकालना है, a और b के निर्देशांक का दिया हुआ है तो p का निर्देशांक ही तो निकालना, p का निर्देशांक x y ही तो है, रख लो इसमें। 7 माइनस, मान लो पहला ऑप्शन रख रहे हो तो 7 - 6 कितना आ जाएगा, 7 - 6 1 आएगा, 1 1 0 आ जा रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा अगर आंसर आएगा तो फिर हमको दूसरा इक्वेशन भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1 1 - 1 0 आ रहा है, ये तो सही आ रहा है, पहला ऑप्शन तो सही आ रहा है। दूसरा देखते हैं, तो 1 और +9 हो जाएगा 10, तो ये तो गलत है, इसको रखते हैं 4 - 15, 4 - 15 तो ये भी गलत आएगा, ये तो कोई चांस ही नहीं है। 1 - 6 ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आ गया, पहले ही इक्वेशन से आ गया, बाकी दूसरे करने की ज़रूरत नहीं। अगर एक और आंसर सही होता तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ता और फिर वहाँ से हमको क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। तो वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो हमारा ऐसे ही आ गया आंसर।